लेके आया हूँ टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो ज़्यादा समय गवाए बिना शुरू करते हैं लिखना। शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे वीडियो फ्यूचर में आप तक पहुँचते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। इकोलॉजी इन एनवायरनमेंट में एक क्वेश्चन आया था कि रन ऑफ रिवर या जल पुष्टि पोषित नदी जल विद्युत परियोजना से आप क्या समझते हैं? वह किसी अन्य जल विद्युत परियोजना से किस प्रकार भिन्न होती है? यह बताना है कि रन ऑफ रिवर क्या होती है इसमें, और अन्य जल विद्युत परियोजना जैसे डैम हुआ, पवन ऊर्जा हुई, सोलर एनर्जी हुई, इन सब से किस तरह से भिन्न है। वैसे मैं आदित्य हैं इसके बारे में जल विद्युत परियोजनाएं बताना, मतलब डैम से जो हम विद्युत उत्पन्न करते हैं उससे किस तरह से ये भिन्न है। तो लिखना शुरू करते हैं। इसमें हमने लिखा है कि रन ऑफ रिवर जल विद्युत परियोजना एक ऐसी विद्युत परियोजना होती है जिसमें नदी के जल प्रवाह को रोका नहीं जाता है। क्या है? जिसमें इसके जल प्रवाह को रोका नहीं जाता है। और डैम में हम क्या करते हैं कि डैम में उसके बहुत बड़ी मात्रा में हम उसके जल प्रवाह को रोक देते हैं। ऐसी नदियों से जल विद्युत उत्पन्न उस समय होता है जब नदी में किसी भी माध्यम से जल प्रवाहित होता है। इन नदियों में जल वर्षा भर अथवा बर्फ के पिघलने के कारण आता है। रन ऑफ रिवर जल विद्युत परियोजना अन्य जल विद्युत परियोजना से निम्न प्रकार भिन्न होती है, उसके बारे में देखते हैं। जल विद्युत पोषित नदी या रन ऑफ रिवर जल विद्युत परियोजना में कोई जलाशय का निर्माण नहीं किया जाता है। किसी भी जलाशय का निर्माण नहीं होता है और न ही जल के प्रवाह मार्ग को मोड़ा जाता है। जल के प्रवाह मार्ग को मोड़ा नहीं जाता है। जबकि अन्य जल विद्युत परियोजना में बड़े बड़े जलाशयों का निर्माण किया जाता है, जैसे कि बांध। अन्य जल विद्युत परियोजना में क्या है, सतत विद्युत का उत्पादन होता रहता है, मतलब निरंतर हम विद्युत का उत्पादन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब बांध में हम बहुत इकट्ठा कई गैलन्स ऑफ वाटर हम जो है उसको इकट्ठा कर लेते हैं। फिर उसका जो प्रेशर होता है उसको हम बहुत पतली से ओपनिंग से जो है टरबाइन के ऊपर इस पानी की प्रेशर को यूज करके उससे टरबाइन को मूव करके जल विद्युत बनाते हैं। जबकि रन ऑफ वाटर रिवर जल विद्युत परियोजना से विद्युत का उत्पादन बाधित हो सकता है। ये इसलिए बाधित हो सकता है क्योंकि हमने क्या लिखा है कि इसमें नदी के जल के प्रवाह को रोका नहीं जाता है। हो सकता है उसमें कहीं पर वो जो नदी है वहाँ उसके आसपास जो है एग्रीकल्चर लैंड ज़्यादा है। हो सकता है कि एग्रीकल्चर में उसका यूज़ हो रहा हो, तो नदी में जो पानी बह रहा था उसका प्रेशर कम हो सकता है। या जहाँ पर सूखे की स्थिति होती है वहाँ पर इसमें पानी जो है कम हो सकता है या सूख भी सकती है नदी। ठीक है, नेक्स्ट है अन्य जल विद्युत परियोजना की लागत बहुत अधिक होती है। उसमें डैम बनाने में जो खर्च आता है, पर उस डैम से क्या होता है कि डैम बनाने से लेके डैम से जो बिजली उत्पन्न होती है उसको जहाँ पर यूज़ होना वहाँ तक ले जाना, उसके लिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ता है। इसलिए हमने लिखा है कि जल विद्युत परियोजना की लागत बहुत अधिक होती है। अच्छा, रन ऑफ वाटर जल विद्युत परियोजना का लाभ सबसे ज़्यादा कौन ले रहा है? तो सबसे ज़्यादा लाभ ले रहा है चीन। चीन ने क्या किया है कि ब्रह्मपुत्र नदी जो अपस्ट्रीम ब्रह्मपुत्र नदी है या ऊपरी क्षेत्र ब्रह्मपुत्र का, उस पर रन ऑफ वाटर से क्या कर रहा है, जल से विद्युत का उत्पादन कर रहा है। उसके बाद है जापान। जापान में जो नदी है वो क्या करते हैं
इसका एक फ्लो डायग्राम है, समझते हैं क्या है। मान लो ये नदी है, तो नदी में किस तरह से, और ये फ्लोइंग रन ऑफ वाटर रिवर है। इसमें है ये कि कहीं कहीं पर साइड में इसकी ओपनिंग की जाती है, ताकि जो फ्लोइंग वाटर है उसको डायरेक्ट, यहाँ पर टरबाइन लगे होते हैं, एक पतली सी धारा में नीचे यहाँ टरबाइन लगा दो, और यही वाटर को फिर बाद में कुछ इस तरह से मोड़ दिया जाता है, ताकि वो पानी जो है उस नदी में ही मिलता रहे। ऐसे कई सारे छोटे छोटे टरबाइन लगा के कई बहुत सारे ज़्यादा जो है बिजली उत्पन्न की जाती है। इससे होता ही है कि पर्यावरण को नुकसान भी नहीं होता है, और इसमें जो वाटर है वो क्या है, वो नदी में ही बना रहता है। साथ ही साथ इसमें फिल्ट्रेशन भी होता है। मान लो नदी से डायरेक्ट नहर निकली है, तो इसमें से डायरेक्ट नहर को भी इसमें जोड़ सकते हैं कि मान लो यहाँ से टरबाइन भी घूम गया, विद्युत उत्पादन भी हो गया, और यहीं से एक छोटी सी नहर भी निकाल दी। अगर इसको डायरेक्ट फिर से अगर नदी में नहीं बहाना तो यहाँ पर नहर के थ्रू वो कहीं और पानी इसको मोड़ सकते हैं। तो ये था रन ऑफ वाटर जल विद्युत परियोजना। आई होप आपको पसंद आया होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवैध खनन के क्या परिणाम होते हैं? कोयला खनन क्षेत्र के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के हाँ या नहीं की अवधारणा की विवेचना कीजिए। ये जो हाँ या नहीं की अवधारणा है उसकी हमें विवेचना करनी है, तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं। पृथ्वी के आंतरिक एवं बाह्य भाग से धातुओं, अयस्कों, औद्योगिक तथा अन्य उपयोगी खनिजों को बाहर निकालना खनन कहलाता है। जब बिना सरकार या राज्य की मंजूरी के खनन कानून का उल्लंघन कर खनन कार्य किया जाता है, तब इसे अवैध खनन कहते हैं। क्या है? राज्य की मंजूरी के बिना। अवैध खनन कई रूपों में राज्य को क्षति पहुंचाता है। जैसे अवैध खनन के सार्वजनिक और सरकारी स्तर पर कई परिणाम हैं। जैसे सरकार को राजस्व की क्षति होती है। पर्यावरण नियमों का उल्लंघन, परिणाम स्वरूप क्या होता है कि पर्यावरण को क्षति पहुंचती है, क्योंकि जब अवैध उत्खनन होता है तो एक लिमिट से भी ज़्यादा उत्खनन किया जाता है, और अनसाइंटिफिक तरीके से इसका क्या होता है, इसका इनके नियमों की धज्जियां उड़ाई जाती हैं और पर्यावरण को बहुत बड़े पैमाने पर क्षति होती है। अवैध रेत खनन के कारण क्या होता है, नदियों का पारिस्थितिक संतुलन भी बिगड़ता है। जो रेत का अवैध उत्खनन होता है उससे कितनी मात्रा में और कितना खनन करना है, उससे क्या होता है, वहाँ का जो पारिस्थितिक संतुलन है उसको नुकसान पहुंचता है। इसमें भ्रष्टाचार का बढ़ना। भ्रष्टाचार क्यों बढ़ता है? क्योंकि जब भी खनन कानून या इसकी परमिशन ली जाती है, अगर कोई भी व्यक्ति खनन करना चाहता है तो मध्य प्रदेश प्रदूषण बोर्ड से उसको परमिशन लेनी पड़ती है। और जो वहाँ पे आला अधिकारी बैठे रहते हैं वो क्या कहते हैं, अगर आपको परमिशन चाहिए तो हमें इतना कमीशन आपको देना पड़ेगा। आपका जितना भी आप उत्खनन करते हो, किस तरह से आपको उत्खनन करना है, वो एक गाइडलाइन बताएंगे, और उस गाइडलाइन की मंजूरी के लिए आपको भारी मोटी रकम चुकानी पड़ती है। जैसे अगर आपको स्टोन क्रेशर कहीं पर स्थापित करनी है और आपने कोई पर्टिकुलर जगह जहाँ पर ज़्यादा पेड़ पौधे नहीं हैं, आपने वो जगह चिन्हित करके रखी है और आपको परमिशन लेनी है अगर आपसे। मध्य प्रदेश, जैसे मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है, तो क्या होता है कि आपको बहुत बड़ी मात्रा में अगर आपको परमिशन लेनी है तो एक बहुत बड़ी मात्रा में वहाँ पर आपको पैसे डिपॉजिट करने पड़ते हैं, जो क्या करता है, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है। और उसके बाद आप मनमाने तरीके से वहाँ पर उत्खनन कर सकते हैं। आपकी जितनी लिमिट होती है जो आपको परमिशन दी जाती है, उससे आप 3 गुना, 5 गुना, 6 गुना जितना चाहें आप, बस आपको क्या करना है, टाइम टू टाइम आपको
जो भी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड होते हैं वहाँ पर कुछ अमाउंट आपको वहाँ के जो लोकल कहना चाहिए कि सरकारी अफसर होते हैं उनकी जेब में आप थोड़ा थोड़ा पैसा देते रहिए और आप अपनी लिमिट से 6 गुना 7 गुना जितना भी आप चाहें फिर उत्खनन कर सकते हैं। फिर उनको कोई दिक्कत नहीं होती है कि वहाँ का पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ रहा है, वहाँ का पर्यावरण क्षति हो रही है या अन्य हानि हो रही है। नेक्स्ट है राजस्व की हानि। समावेशी विकास से संबंधित नीतियों में धन की कमी। अवैध खनन के परिणाम स्वरूप अनाधिकृत अर्थव्यवस्था की उत्पत्ति। ये जो अवैध अनाधिकृत अर्थव्यवस्था की उत्पत्ति होती है, अब आप समझ गए होंगे जो बातें मैंने आपको बोली। खनकों के लिए देश में कोयले के क्षेत्र को हाँ या नहीं क्षेत्रों में वर्गीकृत करने के लिए पर्यावरण मंत्रालय द्वारा क्या है रणनीति तैयार की गई है। केंद्रीय कोयला मंत्रालय एवं वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने जून 2010 में संयुक्त रूप से एक नई रणनीति बनाई जिसमें कोयला संभावित क्षेत्रों को हाँ या नहीं के जोन में चिन्हित किया गया। मंत्रालय ने कोयला ब्लॉकों को ए मतलब नहीं और बी मतलब हाँ श्रेणी में वर्गीकृत किया है। इसको ध्यान में रखना, ए मतलब नहीं और बी मतलब हाँ। कोयला मंत्रालय ने 10% से अधिक भारत वन आवरण या 30% से अधिक सकल वन आवरण वाले कोयला क्षेत्रों को ए श्रेणी में या नहीं की श्रेणी में रखा है, जबकि अन्य क्षेत्रों की श्रेणी बी मानी हुई है जिसमें हाँ है। श्रेणी बी में खनन कार्य को मंजूरी देने की बात कही गई है। वर्गीकरण का आधार पर्यावरण मानक कानून व अन्य पारिस्थितिकी रूप से महत्वपूर्ण पहलू थे। आप सोच सकते हैं कि जहाँ 30% से कम भारतीय आवरण है तो कौन सी श्रेणी में आ जाता है, बी या हाँ की श्रेणी में आ जाता है। अगर 30% से ज़्यादा है तो वो नहीं की श्रेणी में रहेगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन का आंसर पसंद आया होगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। भारत की राष्ट्रीय जल नीति की परिगणना कीजिए। गंगा नदी का उदाहरण लेते हुए नदियों के जल प्रदूषण नियंत्रण व प्रबंधन के लिए अंगीकृत की जाने वाली रणनीतियों की विवेचना कीजिए। भारत में खतरनाक अवशिष्टों के प्रबंधन और संचालन के लिए क्या वैधानिक प्रावधान है? क्या खतरनाक अवशिष्टों के प्रबंधन और संचालन के लिए क्या प्रावधान है उसके बारे में हमें लिखना है। तो इसके सबसे पहले हमें ये देखना है कि जल संसाधनों की गाइडलाइन कब से और किस मंत्रालय ने बनाई थी। तो लिखना शुरू करते हैं कि सितंबर 1987 में जल संसाधनों के योजनाबद्ध दोहन क्या है, जल संसाधनों के योजनाबद्ध दोहन और बेहतर अनुप्रयोग को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय जल नीति को स्वीकृति प्रदान की गई। वर्ष 2002 तथा वर्ष 2012 में इसमें संशोधन भी किया गया। वर्तमान में जल के अत्यधिक उपयोग, दिन प्रतिदिन इसकी घटती मांग एवं बढ़ते प्रदूषण की समस्या को देखते हुए राष्ट्रीय जल नीति 2012 को क्रियान्वित किया गया। इसमें कहा गया है कि जल के उपयोग और आवंटन में समानता और सामाजिक न्याय का नियम अपनाया जाना चाहिए। जल जीवन जीविका खाद्य सुरक्षा और निरंतर विकास का आधार है। जल जीवन जीविका खाद्य सुरक्षा और निरंतर विकास का आधार है। ये लाइन आप लिख लेना जब भी आपको जिसमें आप जल पद्धति परियोजना, जल नीति और भी अन्य जिसमें वाटर या जल का यूज होता है तो ये लाइन आपको बहुत हेल्प करेगी। इसको आप ये अलग से लिख लेना। हमें क्या पता है कि जल ही जीवन है, लेकिन जल क्या है, जीवन भी है, जीविका भी है और खाद्य सुरक्षा के लिए तथा निरंतर विकास का एक आधार भी है। आगे लिखते हैं, गंगा नदी में होने वाला प्रदूषण भारत सरकार और जनता के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। मेरे लिए सबसे ज्यादा भारत सरकार के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। जनता के लिए तो शायद ही ये चिंता का विषय बना होगा, क्योंकि अगर जनता की इतनी हमारी अवेयर होती
तो जनता का ये भारत सरकार का सर दर्द खत्म हो चुका होता। ऋषिकेश से लेकर कोलकाता तक गंगा नदी के किनारे परमाणु बिजली घर से लेकर रासायनिक खाद्य तक के कारखाने लगे हुए हैं। क्या है? परमाणु बिजली घर से लेकर रासायनिक खाद्य तक के कारखाने लगे हुए हैं। सरकार ने गंगा नदी में प्रदूषण नियंत्रण तथा प्रबंधन के लिए क्या है, केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन किया। इसके अंतर्गत गंगा एक्शन प्लान, नमामि गंगे जैसे कई कार्यक्रम चलाए गए, जिसमें शहरों में अवशिष्ट प्रबंधन के उपरांत अवशिष्टों को नदी में छोड़ने की प्रक्रिया आरंभ की गई। प्रदूषण को दूर करने के उपायों में गंगा कार्य योजना 1985, राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना 1995, नमामि गंगे योजना 2014 को क्रियान्वित किया गया। इन योजनाओं के कारण गंगा नदी के प्रदूषण में कमी आई है। इसके फायदे को देखते हुए इन योजनाओं को दूसरी नदियों में भी लागू किया गया है। आपको एक बहुत बड़ी समस्या बताना चाहूँगा जो ऊपर हमने लिखी है कि जनता के लिए चिंता का विषय है। हालांकि ये जनता के लिए चिंता का विषय है, सरकार के लिए भी है, और जनता जब तक अवेयर नहीं होगी कि हमें जल प्रदूषण नहीं करना है, उसमें किसी भी तरह का कचरा या किसी भी तरह का जो भी कोई भी अपशिष्ट है उसमें प्रवाहित नहीं करने हैं। इसकी शुरुआत कर सकते हैं कि वहाँ की जनता को अवेयर किया जाए। एक बहुत बड़े पैमाने पर हमें बताना होगा, सरकार को बताना होगा, और स्कूली शिक्षा सिर्फ स्कूली शिक्षा तक सीमित नहीं है। जो हमारी रूढ़िवादी सोच है और जो धार्मिक आस्था से जुड़ी होती है, गंगा नदी से जुड़ी है, जब तक इसको अवेयरनेस के थ्रू कम नहीं किया जाता है, तब तक मेरे ख्याल से ये हम कितना भी योजना बना लें, कितनी भी संरक्षण योजना बना लें, कोई भी एक्शन प्लान ले लें, इसमें सुधार नहीं आ सकता है। और यही है कि भारत सरकार की बहुत बड़ी चिंता का विषय है। साथ ही साथ एक समस्या ये है कि केंद्र और राज्यों के बीच डिस्प्यूट होता रहता है। क्यों? क्योंकि जल जो है राज्य सूची का विषय है। इससे होता यह है कि मान लो कोई सेंट्रल गवर्नमेंट कोई एक्शन प्लान लेके आती है तो राज्य सरकार की इसमें मंजूरी होना और सहभागिता होना बहुत जरूरी होती है। यही कारण है कि नदी में होने वाले प्रदूषण, साथ ही साथ उसमें चल रहे कोई भी परियोजना में कई बार बाधा देखी गई है और कई डिस्प्यूट अभी भी वर्तमान में चल ही रहे हैं। और जैसे हमने अभी देखा कि गंगा नदी किनारे कई परमाणु बिजली घर हैं और रासायनिक खाद के कारखाने लगे हुए हैं। इससे होता है कि इनका पानी जो है डायरेक्ट जो क्या है पहले गंगा नदी में छोड़ दिया जाता था, और इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण है यमुना नदी। यमुना नदी में आपने देखा होगा कि अभी प्रेजेंट में फॉर्म जैसे ही हमारे यहाँ वातावरण में ठंडक आने लगती है तो जो यमुना नदी के पानी में क्या होने लगता है, उसमें झाग या फॉर्म का फॉर्मेशन होने लगता है। ये क्यों है? क्योंकि जो ऐसे कई सारे रासायनिक खाद हैं, कई सारी इंडस्ट्री हैं, वो अपना डायरेक्ट जो वेस्ट वाटर है उसमें नदी में छोड़ देते हैं, जिससे क्या है कि यमुना नदी वर्ल्ड की सबसे पोल्यूटेड नदी में शामिल है। और दिल्ली गवर्नमेंट ने एक एक्शन प्लान लिया है अभी देखते हैं वो कितना कारगर होता है। वो कहीं ऐसा ना हो कि हमने जैसे नदी संरक्षण योजना बनाई, नमामि गंगे योजना बनाई, गंगा कार्यक्रम योजना बनाई, इसी की तरह सिर्फ वो पेपर में ही रह जाए और असलियत में कुछ और ही हो। आगे लिखते हैं, भारत में खतरनाक अवशिष्टों के प्रबंधन एवं संचालन के लिए क्या है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत घातक अवशिष्टों के प्रबंधन एवं विनिमय का प्रावधान लाया गया। इसमें अवशिष्टों के वर्गीकरण का प्रावधान है। इसके अलावा खतरनाक अवशिष्ट क्या है, प्रबंधन एवं निष्पादन अधिनियम 1989 को लाया गया, जिसमें वर्ष 2000 में संशोधन किया गया। इसके अलावा खतरनाक अवशिष्ट प्रबंधन एवं निगरानी अधिनियम 2008, प्लास्टिक कचरा प्रबंधन एवं निगरानी अधिनियम 2011, जैव चिकित्सा अवशिष्ट प्रबंधन 1998 इत्यादि शामिल है। ये देखो, हमारे यहाँ कानून बनाने की कमी नहीं है, हमारे क्या है, इम्प्लीमेंटेशन की कमी है।
आप बताइए, इतने सारे कानून हैं, अगर किसी एक भी कानून को अगर फुल इंफॉर्मेशन पूरे जो उसके कानून है उसको पूरी तरह से अगर इम्प्लीमेंट कर दिया जाए तो मेरे ख्याल से इतने सारे कानून ना बना के क्या करना था, सिर्फ एक कानून ही बहुत होता है। बस क्या है, उसको इम्प्लीमेंट अगर ठीक से किया जाए तो क्या ये समस्या हल नहीं हो सकती है? एक बार आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि एक क्वेश्चन भी आया था कि नीति गतिहीनता थी या क्रियान्वयन गतिहीनता। ये क्वेश्चन है, अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे होंगे उसमें भी यही बताया गया है। उसमें एक सबसे बड़ा उदाहरण है कि हम जब भी हमें कोई समस्या होती है, कोई भी, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, कोई यदि कोई समस्या उत्पन्न होती है तो तुरंत के तुरंत कोई आनन फानन में कानून तो बना देते हैं, नियम तो बना देते हैं, योजनाएं बना देते हैं, लेकिन उनको इम्प्लीमेंटेशन करने में कई सारी बाधाएं उत्पन्न हो जाती हैं। उन बाधाओं को अगर हम दूर कर दें तो हमें अलग से, और कभी कभी ऐसा हुआ है कि जो बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं उनके निपटाने के लिए हम अलग से फिर से योजना या परियोजना या उससे रिलेटेड कोई कानून और बनाते जाते हैं। तो इससे होता ही है कि जो क्या है, परियोजना में परियोजना, अधिनियम पे अधिनियम आ जाए, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है वो कभी चेंज नहीं होती है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर आपको ऐसा लगता है कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इतने सारे नियम बनाने से अच्छा है या कई सारे नियम बनाए जाए या फिर एक नियम का पालन ढंग से किया जाए, ताकि जो ये इम्प्लीमेंटेशन की कमी है इसको दूर किया जाए और साथ ही साथ जो भी समस्याएं होती हैं उसका पूर्ण तरह से निराकरण हो सके। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा नमामि गंगे परियोजना के बारे में और कई सारी परियोजनाएं जो क्या होता है, कई सारे मिशन के बारे में देखा, कई सारी परियोजना, कई सारे अधिनियम देखे, उसके आंसर में हमने लिखे। अब हम देखते हैं कि नमामि गंगे परियोजना में क्या क्या समस्याएं हैं और अभी तक क्या क्या हुआ है और वास्तव में रियलिटी क्या है। क्वेश्चन है कि नमामि गंगे और स्वच्छ गंगा का राष्ट्रीय मिशन कार्यक्रमों पर और इससे पूर्व की योजनाओं से मिश्रित परिणामों के कारणों को पर चर्चा कीजिए। गंगा नदी के परिरक्षण में कौन सी प्रमात्रा छलांगें क्रमिक योजनाओं की अपेक्षा ज्यादा सहायक हो सकती हैं। ये क्वेश्चन इसलिए आया था, ये 2018 का क्वेश्चन है अगर आपने देखा होगा, और जो प्रीवियस ईयर इसके पहले भी क्वेश्चन आया था। वो क्वेश्चन क्या था, एक बार मैं पढ़ देता हूँ। वो क्वेश्चन था कि भारत की राष्ट्रीय जल नीति की परिगणना कीजिए। गंगा नदी का उदाहरण लेते हुए नदियों के जल प्रदूषण नियंत्रण प्रबंधन के अंगीकृत किए जाने के लिए रणनीतियों की विवेचना कीजिए। भारत में खतरनाक अवशिष्टों के प्रबंधन और संचालन के लिए क्या वैधानिक प्रावधान है। ये वो क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं कि नमामि गंगे एवं स्वच्छ गंगा का राष्ट्रीय मिशन कार्यक्रम के बारे में लिखते हैं और इसमें क्या क्या व्यवधान उत्पन्न हुए हैं, क्या क्या इसमें इसके क्या क्या इसके परिणाम हुए हैं उसके बारे में लिखते हैं। तो शुरू करते हैं। गंगा नदी के जल पर बढ़ते मानवीय दबाव ने इसमें गंभीर प्रदूषण की समस्या को जन्म दिया है। गंगा नदी की सफाई के लिए वर्ष 1985 से गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत हुई। कब से? 1985 से गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत की गई। वर्ष 2000 में पुनः इस योजना को संवर्धित रूप से शुरू किया गया और 2009 में राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण का गठन किया गया, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में किया गया था। गंगा को प्रदूषण मुक्त करने के लिए इन प्रयासों को सीमित सफलता ही मिल पाई है। क्या है? सीमित सफलता ही मिल पाई है। जैसे कि आपने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था कि हम इम्प्लीमेंटेशन, हम क्या कर रहे हैं, एक्शन प्लान, प्राधिकरण, योजना, न जाने कितनी सारी योजनाएं चल रही हैं गंगा नदी के में। जैसे हमने लिखा है फिर से
1985 में कौन सी है, गंगा एक्शन प्लान चला, उसको 2000 में फिर से संवर्धित किया गया। 2009 में राष्ट्रीय गंगा नदीन बेसिन प्राधिकरण का गठन किया गया प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में। नमामि गंगे चल ही रहा है अभी। तो इससे हुआ यह है, क्या हुआ है, इससे गंगा नदी में जो सुधार होना चाहिए था, जो सफाई अभियान चल रहे हैं या उसका जो भी इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए था, वो ना होकर हमने क्या किया है, हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया है कि एक्शन पे एक्शन प्लान लेते आ रहे हैं, परियोजना पे परियोजनाएं आ रही हैं, अवधारणा पे अवधारणा आ रही हैं, लेकिन जो जीरो ग्राउंड रिपोर्ट है, अगर हम उसको देखें तो गंगा नदी पहले भी उतनी ही प्रदूषित थी, आज भी उतनी ही प्रदूषित है। ये रियलिटी है। आगे देखते हैं। वर्ष 2014 में गंगा नदी की सफाई को नए सिरे से शुरू किया गया। इसके तहत क्या है, गंगा स्वच्छता अभियान, एक और अभियान, नमामि गंगे जैसे कार्यक्रम शुरू किए गए। गंगा की स्वच्छता हेतु अलग मंत्रालय बनाया गया। देखो, एक मंत्रालय तक बना दिया गया है और अरबों रुपए खर्च किए गए, किंतु अपेक्षित सफलता नहीं मिली है। इसके कारण क्या क्या है वो हम जानते हैं कि नीति निर्माण एवं डिजाइन में खामी है, क्योंकि ज्यादातर नीतियां समस्या के संपूर्ण अध्ययन एवं अवलोकन के अभाव एवं सभी पक्षों के सहयोग में नहीं बनी थी। देखिए क्या है, एक क्वेश्चन आया था, अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपने पढ़े होंगे कि नीति गतिहीनता थी या क्रियान्वयन गतिहीनता। अब आपको समझ में आएगा आपका कि हम ज्यादातर नीतियां क्या है, समस्या के कारण क्यों, इसका संपूर्ण अध्ययन नहीं होता है, अवलोकन नहीं किया जाता है, सभी पक्षों के सहयोग से क्या है ये नहीं बनी थी, उनका इम्प्लीमेंटेशन ठीक से नहीं हो पा रहा है। या हम आप बताइए कि 1985 से गंगा एक्शन प्लान चल रहा है, उसको कई बार संशोधित किया गया और भी कई सारे प्राधिकरण लाए गए, लेकिन जीरो ग्राउंड रिपोर्ट आज क्या है, आप अगर गंगा नदी के किनारे पर जाएं, घाट के किनारे पर खड़े हो जाएं, तो जो एक्चुअल में परिणाम होना चाहिए था वो नहीं है। आगे देखते हैं। उचित मात्रा में धन के आवंटन की समस्या तथा तकनीकी की अभाव की स्थिति बनी हुई है। हमारे यहाँ जो भी नीतियां बनती हैं उससे क्या होता है, जो भी उससे पैसा मिलता है, एक तो हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी नहीं है, और जो भी धन आवंटन होता है वो कहाँ जाता है, अधिकतर वो पॉलिटिशियन की तो जेब में जाता है, या जो वहाँ पर जो सरकारी अफसर नियुक्त किए जाते हैं उनकी जेब में चला जाता है। और जो भी इसका ठेका लेता है वो क्या करता है, उसको मंजूरी लेने के लिए ये पैसा जो है उनको खिलाना ही पड़ता है, या तो पॉलिटिशियन की जेब में जाएगा या वहाँ के जो अधिकारी होते हैं उनकी जेब में जाएगा। और कभी कभी तो ऐसा भी देखा गया है, अगर हम इसकी वाकई, क्योंकि सीबीआई भी क्या है, सरकार के भरोसे पे चलती है, अगर सीबीआई को एक अलग स्वतंत्र मंत्रालय बना दिया जाए और वो जो है सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में, उसको सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में वो मंत्रालय को दे दिया जाए, और उस फिर बोला जाए कि चलो अब आप इन जितने भी धन आवंटन होते हैं, तकनीकी खामियां हैं, इन पर अब अध्ययन करो और सुप्रीम कोर्ट को जो रिपोर्ट है वो सौंपो, तो आपको पता चलेगा कि उसमें सबसे बड़ा क्या है, भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा सामने आएगा, धन आवंटन। आगे लिखते हैं। सरकार की आपसी योजनाओं में समन्वय की कमी है। क्या है, योजनाओं में समन्वय की कमी है। विरोधाभासी प्रवृत्ति जल राज्य सूची का विषय है। ये देखो क्या है, जल राज्य सूची के विषय होने के कारण केंद्र राज्य एवं राज्य के बीच समन्वय की सहमति का अभाव है, सबसे बड़ा कारण केंद्र राज्य और राज्य, क्योंकि नदी जो है सिर्फ एक राज्य तक ही सीमित नहीं है, वो कई राज्यों से होकर निकलती है, और हर राज्य को क्या है, राज्य के बीच में सहमति नहीं है, जो भी धन का आवंटन होता है उसमें विरोधाभास हो जाता है, और वहाँ पर जो पॉलिटिशियन होते हैं, वहाँ पर जो आला अधिकारी होते हैं, उनमें धन आवंटन को लेके भी गहमी रहती है। आगे देखते हैं। उद्योगों पर गंगा सफाई को लेकर कोई विशेष
उत्तरदायित्व नहीं होना, नौकरशाही में भ्रष्टाचार के कारण। क्या है? नौकरशाही में भ्रष्टाचार के कारण उद्योगों द्वारा पर्यावरणीय नियमों के अनुसरण की कमी। ये नौकरशाही की भ्रष्टाचार क्यों कैसे होता है? मैंने आपको बताया कि अगर मान लो आपको कोई भी कारखाना स्थापित करना है कहीं पर भी हो, इवन आप गंगा नदी के बीचों बीच जो आपको जहाँ जल प्रवाह होता है उसके बीचों बीच भी अगर आपको कारखाना लगाना है, बस आप क्या करिए, जो नौकरशाही है इसको बहुत बड़ा अमाउंट, जो भी आपके प्रोजेक्ट का अमाउंट है, आप उसको दे दीजिए, तुरंत मंजूरी मिल जाएगी। उसमें ये नहीं देखा जाएगा कि उसमें पर्यावरण नियम क्या है, कहाँ पर उसको क्या है, जो भी अगर उसमें नौकरशाही इन्वॉल्व है या पॉलिटिशियन इन्वॉल्व है। तो मैंने आपको बताया कि मान लो ये नदी है, गंगा नदी है, और परमिशन आपको यहाँ की लेनी है कि यहाँ पर आपको एक कारखाना स्थापित करना है, तो आप क्या करेंगे, उसमें परमिशन लेंगे कि यहीं के वाटर हम यूज़ करेंगे और यहीं इसी में छोड़ देंगे। इवन अगर आप नौकरशाही को अच्छा खासा अमाउंट दें तो आप परमिशन आपको यहाँ तो ठीक ठीक आप यहाँ तक की परमिशन ले सकते हैं कि हम बीच नदी में ही बनाएंगे, और यकीन मानिए आपको परमिशन मिल भी जाएगी। आमजन में जागरूकता का अभाव है, आमजन में जागरूकता का अभाव है और इसको बड़े पैमाने पर जागरूक बनाने की आवश्यकता है। काफ़ी सारे, मेरे ख्याल से अगर आप जनता को अवेयर कर दें कि सिर्फ गंगा नदी ही नहीं, जितनी भी नदियाँ उनको पॉल्यूटेड ना किया जाए, तो एक बहुत बड़ी समस्या हल हो सकती है। क्योंकि हमारी जो इंडस्ट्री तो बहुत कम है, क्या है, इंडस्ट्री तो बहुत कम है, लेकिन पॉपुलेशन हमारी बहुत ज़्यादा है, और एक बड़ा तबका क्या है, आज भी अशिक्षित है। यहाँ पर अशिक्षित नहीं बोलना चाहिए, मेरे ख्याल से जागरूक नहीं है, अवेयर नहीं है, उसके परिणामों से अवेयर नहीं है। क्योंकि जो इंडस्ट्री लगाने वाला है वो उसके पास क्या है, धन की कमी नहीं है। और जब मान लो इंडस्ट्री लग जाती है तो वो कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट होता है, वो क्या करता है, वो सिर्फ लाभ को मद्देनजर रखते हुए, कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट होता है वो क्या करता है, वो अपना लाभ देखता है, उसको कितना लाभ होगा। उसको ये नहीं पता है कि वो अपने लाभ के चक्कर में क्या है, नदी को पूरी तरह से बर्बाद कर रहा है। आगे देखते हैं कि नदी को संरक्षित करने के प्रयास क्या क्या किए जा रहे हैं। अब आपको पता ही है कि कितने सारे प्रयास हो रहे हैं, लेकिन क्या है, नीति गतिहीनता थी या क्रियान्वयन गतिहीनता, इसके बारे में आप जरूर, अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आप ये सब चीजें इसमें लिख सकते हैं। इसके प्रयास क्या हो रहा है वो देखते हैं कि नदी के सभी हिस्सों में प्रवाह अनिवार्य होना चाहिए, कचरे को नदी में बहाने से पूर्व से परिष्कृत करना चाहिए। अगर ये प्रोसेस हो रही होती तो शायद यमुना नदी आज वर्ल्ड की सबसे पॉल्यूटेड नदियों में नहीं होती। तो आप समझ सकते हैं कि परिष्कृत नहीं किया जाता है, सिर्फ परिष्कृत करने का नाटक किया जा रहा है। परिष्कृत की परमिशन तो मिलती है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलपमेंट किया जाता है, लेकिन क्या है, क्या वो प्रॉपर वर्क कर रहे हैं? परिष्कृत प्रोसेस पूरी तरह से चल रही है? अगर चल रही होती तो आज हम 1985 से गंगा एक्शन प्लान पर काम कर रहे हैं, और उस प्लान को सुचारू रूप से क्रियान्वित करने के लिए कई सारे प्राधिकरण, कई सारी योजनाएं, कई सारी एक्शन प्लान लेके आ गए। लेकिन और मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि आगे भी नमामि गंगे जैसे और भी प्रोग्राम आते रहेंगे, और हम सिर्फ हमारे लिए ऐसे क्वेश्चन बनते रहेंगे। नेक्स्ट लिखते हैं, गंगा के किनारे बसे सभी गांव पंचायतों के अतिरिक्त नगर पालिकाओं की भूमिका को महत्वपूर्ण बनाना है। ये बहुत अच्छा पॉइंट है, नगर पालिकाओं की भूमिका। गांव और पंचायतों के अतिरिक्त क्या है, नगर पालिकाओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। ये वाकई महत्वपूर्ण है। अगर आप वहाँ की आम जन को अगर जागरूक कर दें कि वो नदी को पोल्यूटेड ना करें,
तो बहुत बड़ी समस्या हल हो सकती है। नदी के प्रवाह को कम होने से रोकने के लिए राज्य सरकारों को अपने क्षेत्र में मानसून के कमजोर पड़ने पर नदी के पानी को रोकने के बजाय क्या करना चाहिए? वर्षा के पानी को इकट्ठा करने तथा जलापूर्ति में दक्षता हासिल करने के लिए कठोर कदम उठाने चाहिए। जैसे दिल्ली गवर्नमेंट ने क्या किया है कि यमुना नदी के साइड में क्या किया है, कई सारे ये रिचार्जिंग पिट बनाए हैं, जिससे होता ये कि वर्षा का पानी में डिपॉजिट हो जाता है और फिर धीरे धीरे इनसे वाटर जो है यमुना नदी में मिल जाता है। मान लो गर्मियों के दिनों में पानी की कमी होने लगती है, तो ये जो स्टोर्ड वाटर है ये धीरे धीरे क्या होता है, इसमें नदी में स्वीप होता रहता है, तो इसमें पानी की मात्रा बनी रहती है। इस कार्यक्रम में गंगा नदी प्रदूषण से संबंधित 4 प्रकार की चुनौतियों का सामना करने पर बल दिया गया है। पहला है अवशिष्ट जल प्रबंधन, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, औद्योगिक प्रदूषण, नदी अग्रभाग विकास। अवशिष्ट जल प्रबंधन क्या है कि जो भी अपशिष्ट है उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए। जो नमामि गंगे परियोजना चल रही है उसमें अपशिष्ट का संग्रहण और उसका प्रबंधन करना जरूरी है। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, इसमें जो भी ठोस मटेरियल होता है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या UNFCCC के अधीन स्थापित कार्बन क्रेडिट और स्वच्छ विकास यांत्रिकों का अनुसरण जारी रखा जाना चाहिए? यद्यपि कार्बन क्रेडिट के मूल्य में भारी गिरावट आई है, आर्थिक समृद्धि के लिए भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं की दृष्टि से चर्चा कीजिए। ये क्वेश्चन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी COP26 हुआ और उसमें कई सारी वादे किए गए, कहना चाहिए कि वो वादे जो हो सकता है कभी पूरे ही ना हो पाए, क्योंकि विकसित राष्ट्र जो हैं उन पर ये दबाव बनाता है कि जो विकासशील राष्ट्र को क्या करना है, उनको टेक्नोलॉजी और धन प्रोवाइड कराना है। क्योंकि जो विकासशील देश हो चुके हैं उन्होंने भरपूर पॉल्यूशन किया, हर तरह से वो जितना पॉल्यूशन करना चाहते थे और अभी जो कर रहे हैं वो उसमें कोई कमी नहीं आई है। साथ ही साथ हो क्या रहा है कि जो विकसित राष्ट्र हैं उनको उन पर दबाव बनाया जा रहा है, कहना चाहिए कि आपके विकासशील देशों में सबसे ज्यादा पॉल्यूशन हो रहा है। कौन बोलता है? ये विकसित राष्ट्र बोलते हैं विकासशील देशों के लिए। तो उसके संदर्भ में एक क्वेश्चन आया था अभी, जैसे COP26 हुआ, उसमें जो बातें कही गई, उसमें जो भी चर्चाएं हुई, उसके बारे में आप पूरी तरह से अवेयर रहिएगा, क्योंकि हो सकता है 2021 में ऐसा क्वेश्चन कोई आ जाए। तो अभी ये प्रेजेंट में एक क्वेश्चन है, चलिए इसके बारे में लिखना शुरू करते हैं। UNFCCC एक अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण संधि है। संधि के तहत वायुमंडल में हरित गृह गैसों के प्रभाव की समीक्षा करना तथा उसके प्रभाव को जानना है। इसी संधि के तहत 1997 में जापान के क्योटो शहर में क्या है, क्योटो प्रोटोकॉल को लाया गया, जिसका उद्देश्य कार्बन उत्सर्जन को कम करना तथा कार्बन क्रेडिट जैसी परिकल्पनाएं लाई गई। इसके साथ स्वच्छ विकास कार्यविधि को क्रियान्वित किया गया। अब देखिए, UNFCCC एक अंतरराष्ट्रीय पर्यावरणीय संधि है। इसके तहत वायुमंडल में हरित ग्रीन हाउस गैसेस के प्रभाव, जो मैंने आपको बताया कि विकसित जो राष्ट्र हैं वो क्या कर चुके हैं, उन्होंने इतना ज़्यादा पॉल्यूशन फैलाया है, इतने ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस इमिट की हैं पर्यावरण में, तो उसमें क्या क्या प्रभाव हो रहे हैं उसकी समीक्षा करना है और उसके प्रभाव को जानना है। फिर बाद में जापान के क्योटो शहर में क्योटो प्रोटोकॉल लाया गया, कार्बन उत्सर्जन की कई सारी नीतियां लाई गई, परिकल्पनाएं अपनाई गई और स्वच्छ विकास कार्यक्रम या कार्यविधि को क्रियान्वित किया। आगे लिखते हैं, कार्बन क्रेडिट क्या है तथा स्वच्छ विकास कार्यविधि जो कहाँ से आई थी, क्योटो प्रोटोकॉल के तहत निर्धारित कार्बन उत्सर्जन को कम करने हेतु एक शुरुआती प्रयास है। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए कार्बन क्रेडिट क्योटो प्रोटोकॉल एक मौलिक विचार है।
स्वच्छ विकास तंत्र अविकसित देशों और इसके निजी क्षेत्र के संचालकों को ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने वाली परियोजनाओं से कार्बन क्रेडिट बेचकर मुद्रा अर्जित करने का विकल्प देता है। ये ऐसा समझिए कि इंडिया, और अगर हम किसी भी विकसित राष्ट्र की बात करें तो उसको कुछ इस प्रकार समझते हैं कि मान लो ये इंडिया है और ये कोई भी विकासशील है, या ऐसा समझ लें ये क्या है, विकासशील देश है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि ये एक विकसित देश है और एक विकासशील देश है। विकसित देश ने क्या किया, पहले इसने अपने आप को विकसित करने के लिए हर संभव प्रयास किए। इसने ग्रीन हाउस गैस जो होती हैं भरपूर उत्सर्जन किया, और उसका उत्सर्जन करने के बाद ही वो क्या बन पाया, विकसित हो पाया। अब क्या है कि विकासशील जो देश है, अब इसी के पास क्या है, हाई इकोनॉमी है, हाई टेक्नोलॉजी है, और सब कुछ हाई है। इकोनॉमिक कंडीशन इसकी अच्छी है, टेक्नोलॉजिकल कंडीशन बहुत बढ़िया है, और इसमें जो पॉपुलेशन है वो क्या है, वो कम है पॉपुलेशन, ठीक है। तो ये विकसित हो पाया। वहीं की जाए अगर भारत की बात की जाए जो विकासशील देश है, वहां पर क्या है, लो इकोनॉमी है, लो टेक्नोलॉजी है, और हाई पॉपुलेशन है। तो इस हाई पॉपुलेशन की डिमांड को पूरा करने के लिए और उसको क्या करना चाहिए, उसके पास टेक्नोलॉजी कमी है और इकोनॉमिकली वीक है। तो होता ही है कि अब जो प्रोटोकॉल बनते हैं, कई सारी समिट हो रही हैं, कई सारे सम्मेलन हो रहे हैं, होता ही है कि विकासशील देश है जो क्या कहते हैं, मतलब विकसित जो राष्ट्र होते हैं वो विकासशील देशों को बोलते हैं कि आप लोग जो है उस अपना क्या करो, कार्बन उत्सर्जन, कार्बन इमिशन को कम करो। हो ये रहा है कि भारत के ऊपर भी यही दबाव है। यह कहना चाहिए कि कभी कभी ऐसा भी सामने आ रहा है कि विकसित राष्ट्र चाहते ही नहीं है कि जो विकासशील देश हैं वो विकसित राष्ट्र में कन्वर्ट हो पाए, इसलिए वो कई सारे प्रोटोकॉल लेके आते हैं, कई सारे समिट लेके आ रहे हैं। और इन समिट में कभी कभी ऐसा भी वादा किया गया है कि जो विकसित राष्ट्र हैं वो विकासशील राष्ट्र के लिए क्या करेंगे, धन प्रोवाइड कराएंगे, धन देंगे प्लस टेक्नोलॉजी देंगे, ताकि वो भी विकसित से विकासशील हो सकें। और ये धन और टेक्नोलॉजी देंगे, टेक्नोलॉजी देने से क्या होगा कि जो ग्रीन हाउस गैस इमिशन है या कार्बन उत्सर्जन है उसमें कमी आएगी। क्यों? क्योंकि विकासशील से विकसित होने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए, बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी चाहिए। टेक्नोलॉजी इसलिए चाहिए क्योंकि जो भी कार्बन इमिशन होता है, ग्रीन हाउस गैसेस इमिशन हो रहा है, उसको कम से कम इमिशन इमिट करके विकासशील से विकसित राष्ट्र में कन्वर्ट हो सके। और कहीं कहीं पर कभी कभी आपने देखा होगा कि विकसित राष्ट्र चाहते ही नहीं हैं कि विकासशील देश विकसित राष्ट्र में कन्वर्ट हो। इसका एक सबसे बड़ा बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है ये। चलिए हम आगे देखते हैं आंसर में। कार्बन क्रेडिट के मूल्य में गिरावट के कारण भारत के लिए कार्बन क्रेडिट और स्वच्छ विकास क्रियाविधि का अनुसरण करना लाभदायक नहीं होगा, क्योंकि परियोजना की लागत बढ़ जाएगी, और परियोजना की लागत बढ़ जाएगी तो वो धन कहाँ से आएगा। जैसा कि हमने देखा भी, कार्बन क्रेडिट और भारत की ऊर्जा जरूरत आर्थिक वृद्धि के लिए क्या है, भारत की ऊर्जा जरूरत आर्थिक वृद्धि के लिए आवश्यक है। और जैसे कि अभी मैंने बताया आपको एक डायग्राम बना के कि जब तक हमारे पास आर्थिक वृद्धि करनी है तो हमें टेक्नोलॉजी की जरूरत है। एक ऐसी धारणा है कि कार्बन ट्रेडिंग भारत जैसे विकासशील देशों के लिए विदेशी मुद्रा प्राप्त करने का एक विकल्प प्रदान करता है। क्या है? विकासशील देशों के लिए विदेशी मुद्रा प्राप्त करने का एक विकल्प प्रदान करता है। कार्बन व्यापार उन कंपनियों को अवसर उपलब्ध कराता है जो अपने उत्सर्जन लक्ष्यों को पूरा करने में असमर्थ हैं। ये कंपनियां किसी दूसरी संस्था से कार्बन क्रेडिट लेते हैं जो कम
कार्बन उत्सर्जन करते हैं और इस प्रकार से ये अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। स्वच्छ विकास क्रियाविधि के तहत भारत कम कार्बन उत्सर्जन वाले परियोजना को प्राथमिकता दे रहा है और इस वजह से भारत भविष्य में अधिक लाभ प्राप्त करने की स्थिति में होगा। अब आपने देखा कि किस तरह से हम टेक्नोलॉजी और धन का संचयन कर रहे हैं, लेकिन समस्या यह है कि क्या ग्रीन हाउस गैस का एमिशन कम हुआ? ये कम नहीं हुआ। दरअसल हुआ ये कि ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन पहले कोई और कर रहा था, अब हमें भी करना है, तो हमने क्या किया, उसको काउंटर करने के लिए क्या किया, मान लो हम कम कर रहे हैं तो इसने क्या किया, इसने कुछ पैसा दिया है, किसको, इसको दिया। तो ये क्या कर सकता है कि इसने जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट कार्बन इमिशन किया है या ग्रीन हाउस गैस इमिशन किया है वो जो इसने कम किया है, तो इससे क्या करता है, वो धन से इसको काउंटर कर देता है। तो ये सिंपल सी प्रोसेस है। आगे देखते हैं, कुछ अनुमानों के अनुसार यदि भारत वैश्विक स्वच्छ विकास तंत्र बाजार में 10% हिस्से पर कब्जा कर लेता है तो इसे वार्षिक लगभग कितना, $10 मिलियन से लेकर $300 मिलियन तक राजस्व प्राप्त हो सकता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि कार्बन बाजार में बाजार तंत्र के माध्यम से सतत विकास वित्त पोषण के लिए एक ठोस आधार बनाया है। ये क्या है, एक कहना चाहिए कि पहले आप कर लो और जब आपका ज़्यादा हो जाए तो आप मुझे थोड़े से पैसे दे देना, तो हम लोग सेटिस्फाई हो जाएंगे। एक सीधे सीधे कहना है कि ये एक दूसरे को सेटिस्फाई करने में लगे हैं कि आपने कर लिया, मुझे भी करना है, तो आप मुझे पैसा दो, तो आपका काउंटर हो जाएगा कि आपने जो भी ज़्यादा उत्सर्जन कर दिया है वो इससे काउंटर हो जाएगा। आई होप आपको ये आंसर पसंद आया होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार द्वारा किसी परियोजना को अनुमति देने से पूर्व अधिक पर्यावरण प्रभाव प्रबंधन आकलन अध्ययन किए जा रहे हैं। क्या है, पर्यावरणीय प्रभाव आकलन अध्ययन किए जा रहे हैं। कोयला गर्त शिखरों या पिट हेड्स पर अवस्थित कोयला अग्निय तापीय संयंत्रों के पर्यावरणीय प्रभाव पर चर्चा कीजिए। ये क्वेश्चन रिपीट भी हो सकता है क्योंकि क्या है, अभी जो कोयला अग्नित तापीय संयंत्र हैं, यहाँ पर क्या हो गया था, कोल क्राइसिस हो गई थी। कोल क्राइसिस से रिलेटेड में एक वीडियो पहले बना चुके हैं, आप उसको प्ले लिस्ट में जाके उसको सर्च करके आप देख सकते हैं। जो ब्लैकआउट वाली समस्या हो रही थी नवंबर के स्टार्टिंग महीने में, उसके बारे में क्वेश्चन आया था। हो सकता है 2021 में और हो सकता है 2022 में एक ऐसा कोई क्वेश्चन आ सकता है। इसका आंसर लिखते हैं, सरकार द्वारा किसी परियोजना को अनुमति देने से पूर्व क्या होता है कि एकाधिकृत पर्यावरणीय प्रभाव आकलन अध्ययन किए जाते हैं। जब किसी परियोजना को मंजूरी दी जाती है तब उसका पर्यावरणीय आकलन करने का उद्देश्य होता है। क्या है, किसी परियोजना को मंजूरी दी जाती है तब इसका पर्यावरणीय आकलन करने का उद्देश्य होता है। इसका पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा और इसे कम कैसे किया जा सकता है। इसके साथ ही प्राकृतिक संसाधनों के इष्टतम उपयोग को सुनिश्चित करना होता है। ठीक है, कोयला गर्त शिखरों पर अवस्थित तापीय संयंत्रों के पर्यावरणीय प्रभाव क्या क्या है उसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। तो पर्यावरणीय प्रभाव क्या क्या है देखते हैं। भारत में तापीय आधारित बिजली उत्पादन संयंत्रों में कोयला आधारित बिजली संयंत्रों की संख्या सबसे अधिक है। और अगर आप केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण की रिपोर्ट देखें, उसमें बताया गया है, अगर उसकी वेबसाइट भी चेक करें आप विद्युत मंत्रालय की, तो उसमें देखना है कि 68.22% जो है कोयले से ही विद्युत का उत्पादन हो रहा है आज भी। और वहाँ पर कोयले की आपूर्ति में बाधा उत्पन्न हो गई थी, इसलिए नवंबर के शुरुआती दिनों में क्या हुआ था कि कोयला संकट उत्पन्न हो गया था कई सारे कोयला आधारित बिजली संयंत्रों में, और ब्लैकआउट जैसी समस्याएं सामने आई। हालांकि हुई तो नहीं, उसकी आपूर्ति फिर बाद में सुचारू रूप से निरंतर बनी रही। अगर मान लो ऐसा हो जाता तो हो सकता था जो बड़े बड़े सिटीज़ हैं
या जैसे दिल्ली हुआ, पंजाब हुआ, हरियाणा हुआ, यहाँ पर क्या हो सकता था, ब्लैकआउट की समस्या हो सकती थी। इन संयंत्रों से वायु प्रदूषण क्या होता है, अपशिष्ट उत्पादन होता है, पानी की खपत होती है, पारा का उत्सर्जन, ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होता है। कोयला आधारित संयंत्र भारतीय उद्योग के सबसे प्रदूषणकारी क्षेत्रों में से एक है। क्या है? भारतीय उद्योग के सबसे प्रदूषणकारी क्षेत्रों में से एक है। इन संयंत्रों के कारण पर्यावरण, संसाधनों और स्वास्थ्य पर काफी खर्च होता है। कोयला आधारित तापीय विद्युत संयंत्र में सल्फर डाइऑक्साइड, SO2, NO2 और कई प्रकार के जहरीले गैसों का उत्सर्जन होता है और इन गैसों के कारण अम्लीय वर्षा होती है, जो मानव के लिए बहुत हानिकारक होता है। ये इसके प्रभाव हुए। आगे देखते हैं। आगे लिखते हैं कि स्थानीय नदी व भूजल प्रदूषित होते हैं क्योंकि संयंत्रों के आसपास मौजूद फैलाई गैस बहकर नदी में पहुंच जाते हैं। संयंत्रों से जो ध्वनि उत्पन्न होती है उससे साउंड पोल्यूशन होता है, जिससे क्या होता है, जीव जंतु और मानव के लिए खतरनाक है। इससे ऊष्मा द्वीप की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ऊष्मा द्वीप से रिलेटेड हम एक प्रीवियस क्वेश्चन कर चुके हैं, आप उसको देख लीजिएगा। GS पेपर 1 की प्लेलिस्ट में आपको ये मिल जाएगा। तापीय विद्युत संयंत्रों से बड़ी मात्रा में क्या है, कणीय पदार्थ निकलते हैं और ये वातावरण में फैल जाते हैं, जो पर्यावरण को हानि पहुंचाते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन का आंसर पसंद आया होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन वैश्विक समस्या है। भारत जलवायु परिवर्तन से किस प्रकार प्रभावित होगा? जलवायु परिवर्तन के द्वारा भारत के हिमालयी और समुद्र तटीय राज्य किस प्रकार से प्रभावित होंगे, ये हमें बताना है। सबसे पहले हमें बताना है कि शुरुआत कैसे करेंगे। तो जलवायु परिवर्तन क्या है, वैश्विक समस्या क्यों है, और भारत के परिप्रेक्ष्य में इसके परिवर्तन की प्रभावी कारक बताने हैं। उसके बाद हम बताएंगे कि जलवायु परिवर्तन से क्या क्या है, भारत के हिमालयी और समुद्र तट में जो राज्य हैं वो किस तरह से प्रभावित हो सकते हैं। शुरुआत करते हैं। UN की IPCC की रिपोर्ट के अनुसार जलवायु परिवर्तन के कारण भारत में बाढ़ एवं गर्मी की समस्या बढ़ जाएगी, जिससे प्राकृतिक आपदाओं की बारंबारता होगी। इससे भारत के GDP पर विपरीत असर पड़ेगा। औसत वार्षिक तापमान में वृद्धि से क्या होगा, गर्म मौसम की अवधि बढ़ जाएगी और गर्म जलवायु वाले क्षेत्रों को गंभीर रूप से प्रभावित करेगी और यहाँ के जनजीवन व परिस्थिति को दुष्प्रभावित करेगी। आगे लिखते हैं। औसत मौसमी दशाओं के स्वरूप में होने वाले बदलाव को जलवायु परिवर्तन कहते हैं। अब मैं बता दिया कि जलवायु परिवर्तन क्या होता है। मानव गतिविधियों के कारण वातावरण में लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है, जिस कारण वैश्विक तापमान, ओजोन परत क्षरण की समस्या उत्पन्न हुई है और जलवायु में परिवर्तन हुए हैं। इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ है, अतिवृष्टि हुई है, अनावृष्टि हुई है, सूखा इत्यादि की समस्याएं बढ़ गई। खासकर अतिवृष्टि, अनावृष्टि और सूखे की स्थिति भारत में बहुत ज्यादा है। आपने देखो कहीं कहीं पर अतिवृष्टि है। आप यहाँ पे उदाहरण दे सकते हैं, कौन सा, हाल ही में हुई आंध्र प्रदेश में अतिवृष्टि, और जो स्मार्ट सिटी है उनमें बाढ़ों की समस्या। स्मार्ट सिटी में बाढ़ों की समस्या के रिगार्डिंग हम प्रीवियस क्वेश्चन कर चुके हैं, जो GS पेपर 1 की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। अनावृष्टि एवं सूखा, डिजर्टिफिकेशन और इससे भी रिलेटेड हम क्वेश्चन इत्यादि की समस्या बढ़ गई है। यह संपूर्ण विश्व पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डाल रहा है। आगे लिखते हैं कि जलवायु परिवर्तन के कारण भारत का मानसून भी अप्रत्याशित हो जाएगा। मानसून में बदलाव से कुछ क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति, तो कुछ क्षेत्रों में सूखे की बारंबारता बढ़ जाएगी। साथ ही साथ क्या है, ग्लेशियर पिघल जाएंगे। मौसम में बदलाव से कई महामारियों के फैलने का डर होगा और तथा रोग जनकों में वृद्धि होगी। इसका सबसे बड़ा उदाहरण क्या है, कोरोना महामारी। उसके देखो अब वेरिएंट पे वेरिएंट आते जा रहे हैं। अभी कौन सा वेरिएंट चल रहा है, ओमिक्रॉन वेरिएंट आया अभी नया। अभी देखते हैं इसके कारण फिर से लॉकडाउन न लग जाए। अभी हमें बताना है कि हिमालयी राज्य पर जलवायु परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा और समुद्र तटीय राज्य पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। लिखते हैं, जलवायु परिवर्तन के कारण हिमालय में स्थित ग्लेशियर, क्या है, हिमालय में स्थित
ग्लेशियर तेजी से पिघलने लगेंगे और हिमालयी पारिस्थितिकी प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगा। हिमालय से सटे राज्यों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। भूस्खलन की समस्या बढ़ जाएगी। खाद्य सुरक्षा की समस्या उत्पन्न होगी। जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। पर्यटन क्षेत्र प्रभावित होगा, जिससे अन्य राज्यों में बेरोजगारी बढ़ जाएगी। देखो कितने सारे पॉइंट हो गए। ग्लेशियर पिघल जाएंगे, परिस्थिति पर हिमालयी परिस्थितिकी पर प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगा। बाढ़ की स्थिति बन जाएगी। भूस्खलन की प्रवृत्ति बढ़ जाएगी। खाद्य सुरक्षा में समस्या आ जाएगी। पर्यटन क्षेत्र प्रभावित होगा, जिससे क्या होगा, अंततः बेरोजगारी बढ़ जाएगी। आगे लिखते हैं समुद्र तटीय राज्य पर प्रभाव। जलवायु परिवर्तन के कारण क्या है, चक्रवात आएंगे। अभी हाल ही में जावत साइक्लोन जो है बे ऑफ बंगाल में उत्पन्न हो गया है की बारंबारता में वृद्धि होगी, जिससे तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जीवन पर प्रभाव पड़ेगा। साथ ही यहाँ की अर्थव्यवस्था भी बर्बाद हो जाएगी। मछली व्यवसाय पूरी तरह से प्रभावित होगा और साथ ही यहाँ की उर्वरक भूमि बंजर हो जाएगी। ग्लेशियर के पिघलने से समुद्र के जल स्तर में वृद्धि होगी, जिससे भारत के समुद्र तटीय शहर डूब जाएंगे। भारत के समुद्री क्षेत्र में स्थित द्वीपों में मौजूद जैव विविधता के साथ साथ पर्यटन पर भी बुरा प्रभाव पड़ेगा, जिससे क्या होगा, पर्यटन पर बुरा प्रभाव मतलब बेरोजगारी उत्पन्न। ग्लेशियर पिघलने मतलब समुद्र जल में वृद्धि। मछली व्यवसाय पूरी तरह से प्रभावित हो जाएगा। चक्रवात आ रहे हैं, क्यों, ग्लोबल वार्मिंग से क्या हो रहा है, चक्रवात सबसे ज्यादा आ रहे हैं। इंडिया में बे ऑफ बंगाल और में सबसे ज्यादा साइक्लोन के बारे में अगर आप जानना तो एक वेबसाइट है earth.nullschool.net, उसको आप चेक करते रहिएगा। आपको जब भी कोई साइक्लोन वगैरह आते हैं तो उसमें एक सैटेलाइट इमेज के थ्रू आपको उसमें दिखाने की कोशिश की जाती है। होगा तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन आंसर पसंद आए होंगे। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।